हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम किंगडम एनिमल में फाइलम एनालिडा पढ़ने जा रहे हैं। इस फाइलम में अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स को हमने इंक्लूड किया है। इस फाइलम को अर्थवर्म का फाइलम भी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एनालिडा फाइलम से। आप सब जानते हैं कि हम हर एक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को, एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को या कैटेगरी को स्टडी करते तो सबसे पहले हम उनकी हैबिटाट के बारे में जानते, वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से रीजन में, कौन सी जगह पर उनको रहना ज़्यादा पसंद है, वो एडेप्टेड है। तो अगर हम एनालिडा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स ना सिर्फ ज़मीन पे पाए जाते पर उसके साथ साथ इनमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो एक्वेटिक है और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही अडेप्टेड है रहने के लिए, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ओशन में रहने के लिए अडेप्टेड है, सॉल्टी वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म टेरेस्ट्रियली रहने के लिए अडेप्टेड है। ये अर्थवर्म की फिगर है और अर्थवर्म फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब है इसको कोई होस्ट नहीं चाहिए। ये इंडिविजुअल लेवल पे पूरी फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ इंडिविजुअल लेवल पे सरवाइव करता है, फ्रीली जिसको कहते हैं लाइव करता है वो ऑर्गेनिज्म, और जमीन में रहता है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन दिखाता है, फार्मर का फ्रेंड भी हम इसको कहते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप यहाँ पर एनालिडा फाइलम में है जो पैरासाइटिक है, जो होस्ट पे डिपेंडेड होते हैं। ब्लड सक करने वाली जो लीच होती है वो इसी कैटेगरी में आती है, वो पैरासाइटिक होती है। तो ये हो गए हैबिटाट, इनके घर कौन कौन से होते हैं। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब हुआ कि इनमें सिर्फ ऑर्गन्स नहीं है, इनमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स आपस में सिंक्रोनाइज हुए हैं और एक नहीं बहुत से ऐसे ऑर्गन्स के ग्रुप हो गए। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के लिए हम जनरली क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि एसके हेलमेंट राउंड वर्म से ही नेचर ने ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म किया था, और एसके हेलमेंट से लेकर मेमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हम पढ़ेंगे सब में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ही होगा। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इन ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेन से अगर हम कट करें तो इनको दो इक्वल हाफ में, आइडेंटिकल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ से इस तरीके से आपको कट करना रहेगा। पर यहाँ पर लोकेशन फिक्स होना जरूरी है। तो देखिए, मैं अगर यहाँ से ही कट करूंगा तभी इसके इक्वल टू हाफ हो सकते हैं, मैं यहाँ से कट करूंगा तब नहीं होगा ऐसा। तो बाइलेटरल सिमेट्री में मेरे पास एक फिक्स्ड प्लेन होता है, मैं वहीं से कट कर सकता हूँ, तभी जाके वो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। सिमेट्री के बाद जो ऑप्शन है वो जर्मिनल लेयर, और जर्मिनल लेयर में भी मैंने आपको बताया था कि फ्लेट वर्म से नेचर ने ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म किया था, जिसका मतलब ये है कि जाइगोट से बने हुए सेल्स 3 लेयर में अरेंजमेंट दिखाएंगे, एक्टोडम, एंडोडम एंड मेसोडम, और वही 3 लेयर से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जर्मिनल लेयर इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर कैविटी शो करते हैं, जिनको हम सिलोमेट्स कहते हैं। सिलोम का जनरल मतलब होता है कि एंडोडम और मेसोडम के बीच में एक कैविटी का प्रेजेंस होना। ये सारे जो टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स है, ये जो भी वर्ड्स है बायोलॉजिकल वर्ड्स, ये सारे हम लोगों ने बेसिस में पढ़े थे इस चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में। अगर आप भूल चुके हैं तो स्टार्टिंग के 2 वीडियो लेक्चर जो है उसको जरूर से देखें, तभी आपको ये टर्म्स ज्यादा बेटर और अच्छे से समझ में आएंगे। इन ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमने बेसिस के वक्त पढ़ी थी, और वो है सेगमेंटेशन। इनका बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ऐसा लगता है कि छोटी छोटी रिंग आपस में फ्यूज हो गई हो और पूरा बॉडी जो है वो फॉर्म हुआ हो। जिस तरीके से माला बनाने के लिए मोती का यूज किया जाता है, छोटे छोटे मोती जो है बार बार रिपीट होते हैं और वो उन्हीं मोती से माला बन जाती है, वैसे यहाँ पर छोटी छोटी रिंग्स जो है, लिटिल रिंग्स, वो धीरे धीरे अरेंज होती है। जैसे ये एक रिंग है, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, इस तरीके से स्मॉल रिंग्स, लिटिल रिंग्स, इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाएगी और पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। उन लिटिल रिंग को लैटिन लैंग्वेज में एन्युलस कहते हैं,
और एन्युलस से ही वर्ड एनालिडा बना, जिसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी छोटी छोटी रिंग्स के अरेंजमेंट से हुई है या रिपीटेशन से हुई है या फॉर्म हुई है या बनाई गई है। ये छोटी छोटी रिंग्स को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स भी कहते हैं और इनके लिए अलग वर्ड मेटामियर्स भी है। आपको यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है, आप फिगर में भी देख पा रहे हैं और फिगर में भी यहाँ पर हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सेगमेंट्स दिख रहे होंगे। तो इनकी बॉडी एट छोटे छोटे सेगमेंट्स के सीक्वेंस से बनी है, उनको हम लोग मेटामियर्स कहेंगे और इसी वजह से इस फाइलम का नाम एनालिडा रखा गया। आगे बढ़ते हैं। इस वजह से इस फाइलम का नाम हमने एनालिडा रखा, जिसका मतलब होता है कि जिनकी बॉडी में छोटी छोटी रिंग का रिपीटेशन है, जिनको मेटामियर्स भी कह सकते हैं। मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म दिखाया है इसका नाम नेरिस है और ये ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करने के लिए पेरोपेडिया, जिसको कहते हैं पैरापेडिया, उसका इस्तेमाल करता है, उसको यूज करता है। पर अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो उनके पास मसल्स होते हैं और उनसे वो लोकोमोशन करता है, अपनी जगह चेंज करता है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स। अब दोनों किस तरीके से अरेंज होते हैं वैसे आपको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, पर देखो यहाँ पर मैं एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और अगर मैं छोटे से थ्रेड को इस तरीके से अगर मानो एन सर्कल करता हूँ तो इस तरीके से एक कोइल बनेगी और इस तरीके से इस थ्रेड का जो अरेंजमेंट है उसको हम सर्कुलर अरेंजमेंट कहेंगे। तो कुछ मसल्स जो है वो इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट कैसा होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट इसको कहेंगे। मेरे पास ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड, ये तीसरा, और इस तरीके से मैंने उन सब का एक बंच बना दिया। तो अगर वर्टिकली प्लेस्ड है सारे फाइबर्स तो उनको हम लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे और इसका यही मीनिंग होता है वर्टिकली प्लेस्ड। इन मसल फाइबर्स के जरिए अर्थवर्म अपनी मूवमेंट करता है। पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है इसका नाम नेरिस है और इसके पास मूवमेंट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे साइड में मतलब कि लेटरल अपेंडेजिस मतलब स्ट्रक्चर आया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है पैरापोडिया। देखिए ये रहा, यहाँ पर आपको जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बाहर की तरफ, इन स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड पैरापोडिया यूज करते हैं और इन्हीं की हेल्प से ये ऑर्गेनिजम्स अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मूवमेंट को मोशन कहते हैं और लोकेशन को आपका मतलब जगह होता है, वो आप सब जानते हैं। तो लोकेशन बदलना मतलब लोकोमोशन। तो ये हमने बात की कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरीके से मूवमेंट शो कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म एक एक्सेप्शनल केस है इवोल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं, पर पता नहीं इनमें किस तरीके से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बन गई। इनकी बॉडी में ब्लड खुला नहीं है, कहीं कोई चैम्बर में भरा हुआ नहीं है, जैसे तालाब में, जैसे पॉन्ड में, जैसे लेक में वाटर भरा हुआ होता है। इनका ब्लड बंद पाइप्स में, वेसल्स में फ्लो होता है, वेन्स और आर्टरीज जिनको हम कहते हैं, कैपिलरीज जिनको हम कहते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है। साइंटिस्ट अभी भी सोच रहे हैं और अभी भी रिसर्च में है कि किस तरीके से अर्थवर्म ने इवोल्यूशन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना ली, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही होती है। अगर एनालिडा के और ग्रुप को हम देखें और उनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में उनके पास एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिनको नेफ्रिडिया कहा जाता है। बहुत सारे होते हैं तो नेफ्रिडिया, सिंगुलर में हम नेफ्रिडियम वर्ड यूज करते हैं। जिस तरीके से हमारी किडनी का काम है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होगा, वाटर बैलेंस बनाए रखना, और एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि सेल्स जब मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उनसे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, उसको बॉडी में से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि हमारी बॉडी में यूरिया, हमारी किडनी उसको रिमूव करती है, वैसे ही यहाँ पर वाटर का बैलेंस बनाए रखना और टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी के बाहर रिमूव करने का काम नेफ्रिडिया करता है। किडनी नेफ्रॉन से बनती है, ह्यूमन किडनी जो है वो
नेफ्रॉन से बनते हैं, नेफ्रॉन उसका यूनिट है। नेफ्रॉन से वर्ड नेफ्रिडिया इसलिए आया क्योंकि नेफ्रिडिया जो है वो बेसिक यूनिट है, नेफ्रॉन उससे काफी कॉम्प्लेक्स और डेवलप है। जैसे नेफ्रॉन किडनी में होते हैं वैसे ही यहाँ नेफ्रिडिया है और एक ही तरीके का फंक्शन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम की बात करें जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ह्यूमन जब बॉडी को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें न्यूरल सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उनसे निकलने वाली नर्व्स होती है, वैसे यहाँ पर न्यूरल सिस्टम फॉर्म हुआ है। न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है पेड़ मतलब कपल में आए हुए गेंगलिया से। पेड़ गेंगलिया होता है, जनरली बहुत सारे गेंगलिया, जब बहुत सारे होते हैं तब हम गेंगलिया वर्ड यूज करते हैं, और गेंगलियन मतलब सिंगुलर, मतलब एक के लिए वर्ड गेंगलियन है। ये गेंगलिया होता क्या है? गेंगलिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे यहाँ मैं एक पर्टिकुलर गेंगलिया बना रहा हूं, ये न्यूरॉन का मान लो एक ग्रुप है, और ऐसे तो बहुत से गेंगलिया हो गए इस तरीके से अरेंज, और वो गेंगलिया के बीच में से निकलेगी एक कॉर्ड, इनको हम कहेंगे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इस तरीके से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलेगी। वैसे यहाँ पर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और अच्छे से भी दिखा सकते हैं, चलिए उसको मैं बताता हूँ वो कैसे दिखा सकते हैं। तो ये एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये दूसरी, इस तरीके से हर एक गेंगलिया से नर्व कॉर्ड दूसरे गेंगलिया तक जाएगी। तो नर्व कॉर्ड की हेल्प से ये गेंगलिया आपस में जुड़े हुए हो गए। यहाँ पर आपको 2 नर्व कॉर्ड दिख रही है और इन कॉर्ड्स के जरिए गेंगलिया आपस में जुड़े हुए हैं। तो गेंगलिया का जनरल मतलब मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन का ग्रुप, ये कनेक्टेड है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल नर्व कॉर्ड तो हमें दिख गई, वेंट्रल का मतलब है कि ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल सरफेस पे आई होगी। डोर्सल और वेंट्रल 2 सरफेस होती है। ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो जहां हमारा बैकबोन है वो हमारी डोर्सल सरफेस है, और जहां हमारा फेस और आईज है, माउथ है, वो हमारी वेंट्रल सरफेस। अगर अर्थवर्म की बात करूं तो अर्थवर्म की जो बॉडी सरफेस जमीन के चिपक के चलती है, जो जमीन से चिपकती हुई चल रही है, उसके कांटेक्ट में है, वो सरफेस उसकी वेंट्रल हुई, और जिसको हम अपनी आंखों से ऊपर की तरफ से देख पाते वो डोर्सल हुई। तो वेंट्रल वर्ड वहां से आया। लेटरल नर्व्स भी लिखा है, इनसे छोटी छोटी लेटरल नर्व्स भी निकलती हैं, वो यहाँ से निकलेगी गेंगलियों से इस तरीके से, और सराउंडिंग जो ऑर्गन्स हो गए वहाँ सप्लाई करेंगी, और वहाँ से जो मैसेजेस हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगी। तो ये जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ ये एक्चुअल में होगी लेटरल नर्व्स। लेटरल मतलब साइड में से निकलने वाली। तो ये हो गया न्यूरल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूरल सिस्टम खत्म हो गया, और जब एंडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं तब हम ऑलवेज रिप्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन की। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइओशियस ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट दिखाते हैं। पर नेरिस की अगर बात करें तो नेरिस जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें मेल नेरिस और फीमेल नेरिस अलग अलग होता है, पर इस ग्रुप में सारे ऑर्गेनिज्म डाइओशियस नहीं है, मतलब यूनिसेक्सुअल नहीं है, कुछ मोनोओशियस भी है। मोनोओशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या हर्मेफ्रोडाइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही अर्थवर्म की बॉडी के अंदर टेस्टिस भी होगा और ओवेरी भी होगी। तो एक ही ऑर्गेनिज्म मेल की तरह भी एक्ट करेगा और फीमेल की तरह भी। उसके लिए हम वर्ड मोनोओशियस भी यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल भी यूज करते हैं और हर्मेफ्रोडाइट भी यूज करते हैं। तो लीचीस, यहाँ पर आपको लीचीस में से एक फिगर दिखाई है, और अर्थवर्म इसी कैटेगरी में आते हैं। जबकि नेरिस में मेल नेरिस फीमेल नेरिस डिस्टिंक्ट होगी जैसे ह्यूमंस में है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते। और लास्ट में अब रह गए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से फाइलम एनालिडा को हम खत्म करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एग्जाम्पल हम सारे देख चुके। हमने नेरिस देखा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं। हमने अर्थवर्म को देखा जिसका साइंटिफिक नेम फेरिथीमा है, फेरिथीमा पोस्थुमा, फेरिथीमा लुब्रिकंट्स, ये अर्थवर्म के साइंटिफिक नेम्स है। उसके अलावा हम लोगों ने
लीचेस भी देखिए, उसमें लीच में यहाँ पर जो आपको लीच दिखाई है वो ब्लड सकिंग लीच है। तो लीचीज एनालिडा फाइलम का ही पार्ट है। इसको हिरिडिनेरिया के नाम से भी जाना जाता है और हम कॉमनली इसको लीच कहते हैं। ये ब्लड सकिंग लीच का फिगर आपको दिखाया गया है। आयुर्वेदा में ऐसा माना जाता है और पुराने आयुर्वेदिक लिटरेचर में कहीं बार मेंशन किया गया है कि लीचीज को यूज किया जाता था। आज भी ऐसा माना जाता है कि लीचीज जो भी डिजीज्ड पर्सनालिटी होती है, जो भी डिजीज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको डिजीज हुआ है, जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें से जो बेड ब्लड है, जो खराब ब्लड है, बिगड़ा हुआ ब्लड है, उसको सक करता है। ये एक तरीके की कह सकते हैं कि बिलीफ है लोगों में। पर आयुर्वेदा पुराने समय में लीचीज को यूज करता था और लोगों का कहना रहता है कि लीचीज जब ब्लड सक करती है पेशेंट में से, तब पेशेंट के रिपोर्ट्स और अच्छे आने लगते हैं, उनमें डिजीज क्योर होने लगता है। हम नहीं जानते कि एक्चुअल में ये कितना सही है और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इसके पीछे का एक्चुअल साइंटिफिक बेस क्या होगा, वो हमें नहीं पता। पर इनके बारे में लिटरेचर में बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई है और शायद आप अपने नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर का कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। और अगर ये पुराने जो तरीके थे आयुर्वेद में, उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर आज भी लीचीज़ को अपने पास रखते हैं और पेशेंट में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था फाइलम एनालिडा और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नए फाइलम के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर